बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.2 के अंदर ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात करता है इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या है। अब इनर्शिया के बारे में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इनर्शिया किसी जिस्म की एक प्रॉपर्टी है, किसी जिस्म की एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपोज करती है रेस्ट को भी और मोशन को भी। ऐसी प्रॉपर्टी किसी जिस्म की जो रेस्ट और मोशन को अपोज करे उसको इनर्शिया का नाम देते हैं। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो यही कोशिश करेगा कि रेस्ट में रहे, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो कोशिश करेगा मूव करता रहे। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरी हमारे पास वो आती है मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम के शॉर्ट और आसान देखें कि मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम। ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक बॉडी मूव कर रहा है उसकी मोशन और मैस का जो रिलेशन है उसको हम मोमेंटम का नाम देंगे। इसका यूनिट क्या है? मोमेंटम का मैस और वेलोसिटी है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है आज। अब इसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स एक बॉडी मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। बॉडी रुका हुआ है उसको मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। अब अगर तो हमें सपोज एक शेप है उसको कट करना है, हमें शेप फोर्स की जरूरत है। अगर हमें किसी बॉडी की शेप चेंज करनी, जैसे बैलून है उसको प्रेस करके उसकी शेप चेंज करनी है तो हमें क्या फोर्स की जरूरत है। अब हम सपोज इसको दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार मूव कर रही है या नहीं कर रही, फोर्स हमारी लग रही है। ये मार्कर है, इसको मैं मूव करवा रहा हूं, फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं, ये मूव कर रहा है तो भी फोर्स लग रही है। मतलब मूव करे या मूव ना करे, दोनों सेंस में जब हम लगा रहे हैं तो क्या है? फोर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोर्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास मीन्स है कि एक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन क्या है? जो अपोज करे किसको? मोशन को। ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करती है उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं, जो कि डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। मेन जो है कि जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है, तो इरेगुलर सरफेस की वजह से जो मोशन को अपोज करेगी उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स। अब सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाए। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी, ऐसी फोर्स को हम सेंटीमीटर फोर्स का नाम देंगे। इसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। F = mv² और r मींस कि मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है जिस रेडियस में वो मूव कर रहा हो। अच्छा, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा क्लियर हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3.3। 3.3 में मैस एंड वेट। पहला है मैस एंड वेट। अब मैस क्या है, वेट क्या है? मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर।
जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, वो क्या हमारे पास मैस है। अब मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये चेंज नहीं होती, कहीं पर भी जाए मैस की वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू है। और वेट क्या है, एक फोर्स है, किसकी वजह से, जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जमीन की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम वेट का नाम देंगे। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी बात, ये जगह के लिहाज से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ जी पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है W=mg। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। अच्छा, अब एक्शन क्या है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, उस फोर्स को हम एक्शन फोर्स कहते हैं। तो रिएक्शन फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स की वजह से एक प्रोडक्शन जो हो रही है फोर्स की, उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स का नाम देते हैं। एक्शन फोर्स की वजह से जो अप्लाइड फोर्स रिएक्ट आ रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम रिएक्शन फोर्स का नाम देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां पे हम देखते हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा हो, ठीक है, सपोज के एक बॉडी जो है ये रोटेट कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसके ऊपर घिसता हुआ जा रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे वो बजाय स्लाइड कहने के रोल करता हुआ जाएगा, रोटेट करता हुआ जाएगा, इस किस्म की जो हमारे पास मोशन आएगी, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगी उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। इसके अंदर कोड जॉइंट्स को रप्चर करते हुए, तोड़ते हुए, खराब करते हुए जाएगा, जबकि इसके अंदर बगैर उसके रप्चर किए मूव करेगा, जिसके वजह से रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.4 व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, अगर यहाँ हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या है, तो उसके मुताबिक लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं, जिसके मुताबिक बॉडी रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है, मूव कर लेगा, जब तक कि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करे। फोर्स एक्ट नहीं करी तो रेस्ट में, सपोज पहले इसके ऊपर ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इसके ऊपर नेट फोर्स चेंज नहीं होगी। नेट फोर्स एक्ट करेगी तो ये मूव करेगा, अदरवाइज ये रेस्ट में रहेगा। 3.5 अच्छा 3.5 में क्या है, डेंजरस ट्रेवल ऑन रूफ ऑफ बस। एक बॉडी मूव कर रहा है, डेंजर ट्रेवल ऑन रूफ ऑफ बस। एक बॉडी जो छत पे बस की मूव कर रहा है, उसको ट्रेवल करने में मसला है, तो मसला है वो किस वजह से मसला है। और मैंने कहा सपोज हम बात करते हैं कि अगर एक बॉडी जो कि एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ होगा, अब यहाँ पे जब क्या होगा, एयर इसके ऊपर फॉल है, एयर की वजह से ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से गाड़ी आगे को मूव कर रही है और ये क्या है, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से होगा बॉडी पीछे को मूव करेगा, एयर रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे देखें तो एयर रेजिस्टेंस जो है
ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है मोशन ऑफ बस की तरफ। मोशन ऑफ बस जो है वो फॉरवर्ड है, एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस आदमी के गिरने का खतरा होगा, जिस वजह से हमें डेंजर की बात करें। नेक्स्ट है 3.6 के अंदर है व्हाई डज द पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक अ टर्न। 3.6 outward turn of passenger। अब यहां पे ये है क्वेश्चन कि बॉडी मतलब सपोज ये सीधी बस जा रही है, बस सीधी जा रही है, जब हम मोड़ काटते हैं तो हमारे पास जो पैसेंजर होते हैं उसके अंदर जो बॉडी होती हैं वो टर्न होने की बजाय वो क्या करते हैं, बाहर को निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो बाहर को निकलने की कोशिश करते हैं, मींस के बाहर को मूव करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि जब बॉडी मूव कर रहा है, सपोज स्ट्रेट पाथ में, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा करते हुए उसने क्या किया, मूव करने की कोशिश की, साइड मतलब मोड़ कट करने की कोशिश की। जब वो मूव करने की कोशिश करेगा तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो उसके ऊपर एक्ट करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ से आउटवर्ड की तरफ फेंक करे, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन फोर्स। तो वो क्या करेगी, इसको मूव करवाने की कोशिश करेगी सीधे रास्ते में, कि वो सर्कल में मूव ना करे। सर्कल में मूव करने की बजाय उसको स्ट्रेट पाथ में लेके जाने की कोशिश करेगी, या फिर ये कहें कि इनर्शिया की वजह से वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करने की कोशिश करेगी। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, दूसरा इनर्शिया की वजह से वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करने की कोशिश करेगी। तो वो स्ट्रेट पाथ में मूव करने की कोशिश करेंगे तो बस जो है जमीन की फ्रिक्शन की वजह से, ग्रिप की वजह से बहुत सर्कल में मूव करेगी, लेकिन जो बॉडी है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी। तो इस वजह से जो पैसेंजर है उसका जो टर्न होता है वो फॉरवर्ड की तरफ हो रहा होता है। अब 3.7 है, 3.7 के अंदर हमारे पास है कि मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को रिलेट करना है फोर्स के साथ। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं एकदम आपका फॉर्मूला, चेंज ऑफ मोमेंटम विद फोर्स। फोर्स विद चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a = vf - vi over t। एक्सेलरेशन का जो जनरल हमारे पास फॉर्मूला। अगर यहां पे हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मैस के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है, मैस के साथ। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो आता है m vf - vi और t, उसके बाद क्या आएगा, m vf - m vi over t = एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी जब इधर भी मल्टीप्लाई होगा ma, यहाँ भी ma, और ma जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। जो ma है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, f = mvf - mvi over t। ये हमारे पास फोर्स का और चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3.8। अब 3.8 के अंदर व्हाट विल बी द टेंशन इन द लूप। अच्छा, अब यहां पे है टेंशन इन लूप, टेंशन इन लूप। अच्छा, यहां पे क्या करें, एक डोरी स्ट्रिंग है, उसके ऊपर हम क्या करें, सपोज यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को,
और यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रही हैं इस तरफ इस डोरी को। जब आप लगाएंगे तो इसके अंदर टेंशन कितना होगा। अब ये चीज है, सपोज इसको 100 से इधर से कहते हैं, 100 से इधर कहते हैं, तो टोटल इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी? 200 न्यूटन। कितनी होगी? 200 न्यूटन इसके ऊपर जो रिजल्ट है, जो फोर्स है वो एक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से वो उसके अंदर खिंचाव या टेंशन मौजूद होगी। 3.9 एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन व्हाई अ बॉडी मूव। 3.9 एक मजे का क्वेश्चन है कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल भी है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो वो मूव क्यों करता है? सपोज ये है 5 न्यूटन इधर आएगा, 5 न्यूटन इधर, तो ये बॉडी मूव क्यों करेगा? 5 न्यूटन इधर आएगा, 5 न्यूटन इधर, तो ये बॉडी मूव क्यों करेगा? इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कैसे बॉडी मूव कर सकता है? तो यहाँ पे आंसर ये है कि हमारे पास एक बॉडी का एक्शन जो होता है उसी पॉइंट पे वो उसी चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं होता। एक्शन एक बॉडी पे होता है, रिएक्शन दूसरे बॉडी पे होता है। जिस तरह कि हमें मूव करना है, तो मूव करने के लिए हमारी टांगें एक्शन करेंगी किसके ऊपर? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर एक्शन करते हुए जमीन को पीछे को मूव करेंगे। रिएक्शन में जमीन हमारे टांग को या पाँव को आगे को पुश करेगी। एक्शन जमीन पे हो रहा है, रिएक्शन हमारे पाँव पे हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रहा है। अगर हम देखते हैं कि अगर गाड़ी का है, ठीक है, उसके अंदर वो टायर पीछे को जमीन को मूव करता है और जमीन रिएक्शन में गाड़ी को आगे को मूव कर रही है। एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, ऑपोजिट भी होता है, लेकिन एक्शन एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन दूसरे बॉडी पे आ रहा होता है। अब इसके बाद बस नेक्स्ट जो है 3.10 3.10 के अंदर है a horse push the cart if the action and reaction are equal and opposite, that ये भी जो है पॉइंट बताया कि जब वो कार्ट को पुश करता है पीछे को, एक्शन और रिएक्शन इक्वल है, तो बॉडी मूव कैसे करेगा? अब इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये है कि ये सपोज कार्ट है, ये हमारे दो पाँव है, ये वाली चीज है। अब हम क्या करें, ये इसको पीछे को पुश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको पीछे को पुश कर रहे हैं, और ये जो जमीन है ये रिएक्शन में हमें क्या कर रही है, आगे को पुश कर रही है। हम किसी चीज को पीछे को पुश कर रहे हैं, मतलब ये जो कार्ट है ये क्या कर रहा है, जमीन के ऊपर, ये जमीन, ये कार्ट, ये क्या कर रहा है, कार्ट जमीन को पीछे को पुश कर रहा है, एक्शन कार्ट, और जो जमीन है वो रिएक्शन में उस कार्ट को आगे को पुश कर रही है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल है लेकिन डिफरेंट चीजों के ऊपर। जमीन के ऊपर एक्शन, रिएक्शन कार्ड के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से वो आगे को मूव करता है। फिर इसी तरह जब आप 3.11 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि बॉडी का मतलब नाम से हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि वहां पर जो नेट मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाम से अगर हम देखते हैं तो हमें पता लग रहा है कि कानून किसका कंजर्व रहेगा, किसका कंजर्व रखा है, मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व रहे, उसका जो कानून है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम नाम दे देंगे। मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है 3.12 व्हाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मेरा लॉ ऑफ मोशन के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको? फोर्स को, एक्सेलरेशन को। इन क्वांटिटीज को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी आंख किसी पार्टिकल को नहीं देख सकती, वो इस लॉ के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंस ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा 3.13 जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल फायर्ड गन रिकॉइल। अब फायर्ड गन जब रिकॉइल करती है इसको, इसकी क्या वजह? तो हमने कहा जब गन है उसके अंदर जब फायर करती है बुलेट को, गन जो है वो क्या करती है, बुलेट को फायर करती है। अब जब ये इसके अंदर से बुलेट के अंदर बुलेट निकलेगी, इसका मैस और वेलोसिटी हो, जब बुलेट निकली इसका क्या है, मैस और वेलोसिटी है। अब इस बुलेट का मैस और वेलोसिटी है और गन का मैस और वेलोसिटी है। जब पहले तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे, मोमेंटम 0 था। अब जब वो मूव करेगा, बुलेट आगे को मूव कर रही है और गन पीछे को क्यों मूव कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो गन है रिकॉइल होगी बैकवर्ड, तो इसका जितना मोमेंटम होगा उतना ही बुलेट का मोमेंटम होगा और इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब 3.14 में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीकेकार को इसे दो बताएं। एक ये क्या हम क्या कह रहे हैं, सरफेस को स्मूथ कर दें। क्या कह रहे हैं, सरफेस को स्मूथ कर दें, स्मूथ सरफेस, ठीक है, एक पॉइंट। अब दूसरा ये पॉइंट है हमारे पास, सरफेस स्मूथ होने के साथ साथ हम क्या करें, उसकी जो सरफेस है उसका फ्रंट लाइन उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सरफेस स्मूथ हो रही है और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो बॉडी आ रही है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों तरीकों को यूज करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। और भी तरीके का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन के मुताबिक हमें दो को ही डिस्कस करें। अब 3.15 के अंदर क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑयलिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीन लोअर फ्रिक्शन। ऑयलिंग करने से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस क्यों हो जाती है? अगर हम देखते हैं ऑयलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ऑयलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ऑयलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम क्यों होती है? अब हम देखते हैं, अगर हम सरफेस की तरफ आए तो सरफेस क्या होती है हमारे पास, इरेगुलर होती है। जो हमारे पास सरफेस होती है वो क्या होती है, इरेगुलर सरफेस है, जो मेन रीजन है फ्रिक्शन की। और जब हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ऑयलिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑयल आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे ऑयल आ जाएगा तो सरफेस क्या हो जाएगी, स्मूथ होने की तरफ जाएगी, तो वो स्पेस को फिल करेगा और सरफेस स्मूथ होने की तरफ जाएगी, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब 3.14 पे आया, इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ रहा है, टू सिचुएशन इन व्हिच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। फ्रिक्शन नीडेड मतलब शॉर्ट नहीं कह लें कि जिसके अंदर हमें फ्रिक्शन की जरूरत हो, उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। फ्रिक्शन की जरूरत हो, फ्रिक्शन नीड हो, उसको हम डिस्कस करें। अगर हमें वॉक करना है, वॉक करने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत है। अगर तो हमें वॉक करना है तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, और अगर हमें स्टॉप करना है तो भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत है। मूव करने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है और स्टॉप करने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत होगी। अब यहाँ पे जो 3.16 है, 3.16 इसके अंदर हम देखते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है, रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो सरफेस को स्मूथ कर देंगे। सरफेस को स्मूथ करने से फ्रिक्शन कम हो जाएगी।
दूसरा हमारे पास क्या है कि हमें जो उसका फ्रंट लाइन है उसको पहले स्ट्रीमलाइन कर दें कि वो जब नोकदार होगी तो सामने से ड्रैग फोर्स है जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इस बार 3.17 रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन 3.17। अब बॉडी रोल कर रहा है, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम है, स्लाइडिंग में ज्यादा। अगर हम रोल में देखते हैं तो बॉडी क्या करता है, रोटेट करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से जो कोल्ड वेट्स होते हैं वो टूटते नहीं है। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वो कोल्ड वेट्स को रप्चर करते हुए मूव करेगा, तोड़ते हुए करेगा, जिसकी वजह से उसको पहले उसको तोड़ने में फोर्स लगेगी और फिर वो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमारे पास क्या है, रिलेशन ऑफ क्या है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब लास्ट है हमारा 3.18, सॉरी लास्ट नहीं है, 3.18 है। 3.18 के अंदर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है, एक डोरी के अंदर टेंशन क्या होता है। टेंशन इन स्ट्रिंग मीन कि डोरी के अंदर जो फोर्स अप्लाइड है उसकी वजह से जो खिंचाव आएगा उस फोर्स को हम टेंशन का नाम देंगे। शॉर्टली स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम टेंशन का नाम देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास टेंशन और नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाम से ही हमें समझ आ रही है कि हमारे पास किसी चीज की लिमिट है, एक महदूद है। क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है महदूद हो उसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कि एक है हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में है उस टाइम जो फ्रिक्शन। फिर उसके बाद जैसे जैसे बॉडी मूव करेगा तो हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा होती है, मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो रही है तो फ्रिक्शन की फोर्स भी ज्यादा हो रही है, लेकिन एक लिमिट तक होगी। वो जहां तक मैक्सिमम वैल्यू उसकी आएगी उस मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दें। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम दें। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। अब स्किडिंग में हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि ब्रेक को अचानक अप्लाई करें, गाड़ी मूव कर दी, अचानक ब्रेक को अप्लाई किया तो बजाय टायर्स के रोल करने के, रोटेट करने के, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्लाइडिंग हो रही है रोटेटिंग के बजाय, इसको हम स्किडिंग का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्किडिंग के बाद ब्रेकिंग। ब्रेकिंग क्या है, क्या हमने किया, बॉडी मूव कर रहा है, व्हीकल को मूव कर रहा है, व्हीकल के मूव करते हुए हमने वहां पे क्या किया, उसको रोकने के लिए जो टायर्स हैं उसके दरमियान में और जो ब्रशेज हैं उनको हमने क्या किया, आपस में मैच कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी क्या करेगी, रुकने की तरफ जाएगी, तो वो ब्रेकिंग हो जाएगा। क्या हमने ब्रेक्स अप्लाई किया। अब नेक्स्ट है सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट क्या है हमारे पास, क्या है, गाड़ी के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो सीट के ऊपर एक आगे की तरफ बेल्ट लगी होती है कि जब हम गाड़ी की अचानक ब्रेक्स लगाएं तो हम बजाय आगे मूव करने की वो जो सीट बेल्ट है हमें सीट के साथ अटैच करके रखें ताकि हम किसी हादसे से बचे रहें। अब सीट बेल्ट के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या है कि एक सड़क के किनारे को ऊंचा कर देना, जो एक्सटर्नल साइड है उसकी उसको ऊंचा कर देना, ये बैंकिंग ऑफ रोड होता है। बैंकिंग ऑफ रोड का मकसद ये होता है कि जो हमारे पास टर्न करते हुए जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है वो बैंकिंग ऑफ रोड से हमें मिल जाती है। क्रीम सेपरेटर। अब क्रीम सेपरेटर हमारे पास
जो वर्किंग कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे काम कर रहा था कि जो हमारे पास एक प्याला होता है वो रोटेट करता है, ग्रेन सेपरेटर में प्याला रोटेट करता है, जब हीट पार्टिकल्स आउटवर्ड मूव करते हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स सेंटर पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं फैट जो मिल के अंदर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बिना पे सेंट्रीफ्यूगल मेथड को यूज करके। अच्छा अब कहीं सेपरेटर के बाद 3.19 के अंदर वो पूछ रहा है अगर तो फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, अगर तो अचानक क्या होगा फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाए मतलब फ्रिक्शन खत्म हो जाए तब क्या होगा हमारा, तो हमने कहा जब हमारा फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाएगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो तब क्या होगा कि बॉडी मूव्स नहीं कर सकेंगे, जितनी भी बॉडी की मोशन होगी वो रुक जाएगी, बॉडी मजीद मूव नहीं कर सकेंगे। While the spinner of a washing machine is made to spin at a very high speed. अच्छा अब स्पिनर की जो हाई स्पीड है जो वॉशिंग मशीन है या स्पिनर उसके अंदर लगा होता है उसके साथ में उसको जब हम रोटेट करवाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड से करवाते हैं उसकी वजह से, अब जब हम उसको ज्यादा स्पीड से रोटेट करवाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी ज्यादा एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो स्पिनर वाली बास्केट के बिल्कुल साथ लग जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा वो ज्यादा प्रेशर के साथ उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉरवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पीड है उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड की वजह से जो हमारे पास वो क्लोथ हैं वो ड्राई हो जाएंगे। अब तक इतना ही, काफी नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।